हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज हम फिर आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए जो आपके सेकेंड टर्म एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लास है हमारी 12th हिंदी इलेक्टिव सिलेबस की हमारी जो बुक है अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2, उसके लिए हम ये आपका टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए। हर चैप्टर से हमने कुछ क्वेश्चंस ऐसे उठाए हैं जो रिपीटेडली कई टाइम से पूछे जा रहे थे आपसे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, ये सिर्फ आपको बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो आप उनको किस तरीके से आंसर करोगे ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखना शुरू करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो हमारी अंतरा बुक के काव्य खंड से है। राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर मां कौशल्या कैसा अनुभव करती हैं, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो उनके छोटे छोटे जूतों को देखकर, उनके छोटे धनुष बाण को देखकर बहुत ही विलाप करती हैं और खो जाती हैं कि भाई राम अभी सो रहे हैं। उनको उठा रही हैं वो कि तुम, तुम्हारे भाई द्वार पर इंतजार कर रहे हैं, चलो अपने मनपसंद का खाना खाओ और खेलने के लिए जाओ। तो एकदम से उनकी निंद्रा टूट जाती है कि नहीं, राम तो है ही नहीं। तो यही आपको यहाँ पर वर्णित करना है। कैसे? राम के वन जाने पर मां कौशल्या वात्सल्य वियोग की स्थिति में, अब वात्सल्य वियोग क्यों है कि भाई वो बच्चा है तो उसका प्यार है तो वात्सल्य है, वो उनसे दूर है, बिछड़ गया है तो वो वियोग है की स्थिति में माता कौशल्या राम के बचपन के धनुष बाण तथा जूतों को बार बार स्पर्श करती हैं। वह उन्हें अपने हृदय तथा नेत्रों से लगा रही हैं। इन वस्तुओं को देखते तथा स्पर्श करने से माता कौशल्या को ऐसा आभास होता है कि उनके पुत्र राम उनके आसपास हैं। माता कौशल्या राम के शयन कक्ष में आती हैं तथा उन्हें जगाते हुए कहती हैं कि हे पुत्र, जाग जाओ, तुम्हारे छोटे भाई द्वार पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माता कौशल्या का विरह अतुलनीय है। मतलब वो जब उनकी वस्तुओं को छू रही हैं तो उन्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि राम उनके पास हैं, उनसे दूर नहीं गए हैं, इसीलिए बार बार उनके कक्ष में जाती हैं, उनके सामान को स्पर्श करती हैं। प्रश्न संख्या 2 है, तुलसीदास के संकलित काव्यांश के आधार पर भरत और राम के प्रेम पर टिप्पणी कीजिए। अब ये जो हमने काव्यांश पढ़े हैं इसमें माता कौशल्या से पहले भरत राम का जो मिलाप होता है वो चित्रकूट में, तो उस पे वर्णन किया गया है। तो उसमें आपको बताना है कि किस तरीके से उनके दोनों के बीच का प्रेम है। तो कैसे राम जी है उनको किसी भी गेम में हारने नहीं देते, हारा हुआ गेम भी जिता देते, हमेशा उनका ध्यान रखते, ये सभी चीज़ों का वर्णन वहाँ पर किया गया है। तो वही चीज़ें आपको बतानी है। छोटे भाई के रूप में राम भरत को अपना यथोचित स्नेह देते थे, यानी कि भरत उनसे छोटे थे और जितना जरूरत था उससे कहीं ज़्यादा वो भरत को प्रेम करते थे। वे भरत के अपराध करने पर भी उन पर क्रोध नहीं करते थे। वे भरत के साथ खेलते समय इनसे कोई गलती होने पर भी उन्हें क्रोध नहीं करते थे। उन्हें भरत को कभी अपने से अलग नहीं किया। भरत के खेल में हारने के बाद भी उसे जिताते थे, जिससे उनका मन ऊंचा रहे, यानी कि वो मतलब हम हार गए इस चीज से वो दुखी ना हो। भरत अपने बड़े भाई का सदा सम्मान करते थे। उन्होंने अपने बड़े भाई के सामने अपना मुंह कभी नहीं खोला था। उनके मन में बड़े भाई के लिए श्रद्धा के भाव थे। कभी भी वो नहीं बोलते थे कि कुछ अपशब्द बोल दें या कुछ, कभी नहीं। वो अपने भाई को मतलब ईश्वर मानते थे, ऐसा पूजनीय थे भरत के लिए राम। प्रश्न संख्या 3 है, रामचरितमानस में कितने खंड हैं, उनके नाम लिखिए। देखिए ये जरूरी है कि हमें रामचरितमानस की ही यहाँ पर कुछ पद लिए गए हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि कितने टोटल उसके अंदर खंड हैं। तो रामचरितमानस के अंदर 7 खंड हैं। वो है, इस क्रम भी यही है, ध्यान रखिएगा। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड में हमारी पूरी रामचरितमानस है। प्रश्न संख्या 4 है, वृक्षों से पत्तियां किस माह में गिरती हैं, इससे विरहणी का क्या संबंध है। तो ये हमारा जो है 12 मासा से लिया गया है। कौन, जब जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनसे जो पत्ते हैं वो किस मौसम में गिरते हैं, आपको तो पहले ये बताना है। फिर इसका विरहणी से क्या तात्पर्य हमारे इस 12 मासा में बताया गया है, वो चीज आपको संबद्ध करते हुए बतानी है।
फागुन के महीने में वन के वृक्षों से पत्ते पीले होकर गिरने लगते हैं। ये पीले पत्ते हवा के झोंके से गिरने लगते हैं। विरहणी नागमती का भी विरह फागुन के पवन के झोंके से बढ़ गया है। मतलब फागुन महीना जैसे ही आया उनका विरह और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अपने पति से दूर है। विरहणी नायिका का शरीर विरह के कारण पीले पत्ते की तरह हो गया है। विरह पवन के झोंके के समान हो गई है, जिससे शरीर का नष्ट होना निश्चित है। वृक्ष एवं वन जिनके पत्ते गिर चुके हैं फिर से फूल फलों से भर गए हैं। लाल लाल फूलों से ढके ढाक के वृक्ष सुंदर लग रहे हैं। वातावरण उल्लास से भर गया है। अब यहाँ पर क्या है, फागुन का जब महीना आता है तो उस महीने में पत्ते, पेड़ों के जो पुराने पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं और जैसे ही फागुन की हवा चलती है वो पत्ते झड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या था, नए पत्ते आने के लिए पहले प्लेस को क्लीन कर दिया गया, अब तभी तो नए पत्ते आएंगे। अब इसका विरहणी से कैसे संबंध बताया गया। फागुन मास जैसे ही शुरू हुआ उसमें उस समय तक जो नागमती है उसका विरह बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और इस विरह के कारण अब तक उसका शरीर पीला हो गया। फागुन मास में क्या हुआ, उसका शरीर पीला हो गया, जैसे पत्ते पीले हो गए थे। अब जैसे ही वो हवा चली, फागुन महीने की हवा चल रही है जो हल्की सी गर्म हल्की सी ठंडी रहती है, अब वो क्या कर रही है, इसकी विरह अग्नि को बढ़ा रही है और क्या हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि किसी भी वक्त उनके जीवन का समापन हो सकता है, वो मर सकती हैं। तो इस तरीके से नागमती विरहणी के साथ फागुन के गिरते हुए पत्तों का संबंध है। फागुन का यह रूप नागमती की उदासी को और तीव्र कर देता है। अब फागुन क्या, उनकी उदासी है, विरह तो ये और तेज होता जा रहा है तथा उनका विरह बढ़ता ही जा रहा है। प्रकृति उनके विरह से उद्दीपन का कार्य करती है। नागमती कहती है उनका हृदय फागुन मास में जलाई जाने वाली होली की तरह जल रहा है, किंतु इस स्थिति में भी यदि उनके स्वामी आकर देख ले तो उसे क्रोध नहीं आएगा। अब क्या, फागुन के महीने में ही कौन सा त्योहार आता है, होली आता है। उस होली में होलिका दहन होता है तो लोग होलिका दहन करते हैं। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि हमारे विरह के कारण मेरे दिल की अग्नि ही इतनी ज्यादा है कि जैसे होलिका उनको जल रही है। तो इन्होंने पूरे फागुन मास को अपने विरह के साथ जोड़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 मासा पाठ का कथ्य बताइए। 12 मासा जो पाठ है हमारा, इसमें पूरा कथ्य बताना है। एक्चुअल में जो हमने ये आपका ये जो काव्य है पद्मावत, इसमें जो है नागमती के पूरे 12 महीने का जो है विरह वर्णन दिया गया है, लेकिन हमारे पाठ में सिर्फ कुछ ही महीने दिए गए हैं, तो आपको सिर्फ उन्हीं कुछ ही महीनों के बारे में बताना है। तो क्या है, 12 मासा जायसी के पद्मावत काव्य का अंश है, जिसमें कवि ने नायिका नागमती के विरह का वर्णन किया है। इन पदों में कवि ने शीत ऋतु के अगहन, पूस, माघ एवं फागुन महीने में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया है। प्रथम पद में नायिका नायक के वियोग में विरह की अग्नि से जल रही है एवं भौरे तथा कौए से नायक को संदेश भेज रही है। तो बोलती है ना कि भाई उनका भौरे और कौए का रंग कैसे काला हो गया, उनकी विरह अग्नि से जो धुआं उठ रहा था उसकी वजह से इन दोनों का रंग काला हो गया। दूसरे पद में कवि ने नायिका के विरह वर्णन के साथ शीत से उसके शरीर के कांपने तथा विरह हृदय के कांपने का सुंदर वर्णन किया है। तो पहले किस तरीके से शीत ऋतु अगहन और पूस माघ में उनको किस तरीके से विरह हुआ ये बताया, फिर शीत ऋतु जब शुरू हुई तो किस तरीके से वो ठंड से कपकपा रही हैं इसका वर्णन किया है। चकवी और चकवा से विरह से नायिका ने विरह की तुलना की है। अब चकवा चकवी में क्या होता है, ये लोग रात में साथ नहीं रह सकते, ये दिन में रह सकते हैं लेकिन रात में कभी भी साथ नहीं रहते, तो उससे अपने विरह की तुलना उन्होंने करी है। नायिका विरह में शंख के समान खोखली हो गई, जैसे शंख अंदर से खोखला होता है उस तरीके से वो अंदर पूरी तरह खोखली हो चुकी। तीसरे पद में माघ महीने के शीत के कारण नायिका के कांपने का वर्णन है। वो तीसरे पद में क्या हो रहा है, वो शीत ऋतु से किस तरीके से कांप रही है इसका वर्णन किया गया है। वर्षा की बूंदे एवं शीत पवन नायिका के विरह की पीड़ा को बढ़ा रहे। वर्षा ऋतु में भी शीत ऋतु में भी वर्षा पड़ती है ना, एक टाइम ऐसा आता है, तो अब वो बूंदे जब उनके शरीर पर पड़ रही हैं तो उनका विरह और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। चौथे पद में फागुन महीने के चलने वाली पवन के झोंके
शीत को चौगुना बढ़ा रहे हैं। फाग के कारण लोगों के मन में उत्साह है, किंतु नायिका विरह ताप में अधिक संतप्त हो रही है। फागुन महीने में किस तरीके से वो जो हल्की गर्म और ठंडी हवा का झोंका है वो उनके विरह को बढ़ा रहा है। चारों तरफ त्योहार को लेकर उल्लास है, लेकिन इनके मन में विरह अग्नि जल रही है होलिका के समान। इसका वर्णन किया गया है। तो ये हो गया हमारा पूरा 12 मासा पाठ का प्रतिपाद्य। नेक्स्ट प्रश्न है 12 मासा से क्या आश्रय। ये जो 12 मासा दिया गया है ये इसका मतलब क्या है। विरह वर्णन की एक पद्धति का नाम 12 मासा है। नायिका के विरह का वर्णन वर्ष के 12 महीनों में किया जाता है। संयोग श्रृंगार का वर्णन करते समय कवि ऋतु वर्णन का सहारा लेते हैं एवं विरह वर्णन यानी कि वियोग श्रृंगार वर्णन के लिए 12 मासा पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब नायक और नायिका आपस में मिलते हैं और प्रेमालाप करते हैं यानी कि प्रेम करते हैं एक दूसरे के साथ, जब उसका वर्णन किया जाता है तब ये संयोग श्रृंगार रस होता है। तो उस समय ऋतुओं के साथ उनके संयोग प्रेमालाप का वर्णन किया जाता है। लेकिन जब नायक और नायिका अलग हो जाते हैं, वियोग में आ जाते हैं, विरह आ जाता है, तो उस समय वियोग श्रृंगार रस का वर्णन होता है। तब कवि 12 मासा पद्धति का वर्णन करते हैं। मतलब 12 महीनों के हिसाब से नायिका या नायक के विरह के दर्द को व्यक्त करते हैं, तो वो कहलाता है 12 मासा। प्रश्न संख्या 7 है नायिका के प्राण तृप्त न हो पाने का कारण अपने शब्दों में लिखिए। अब हमारे इसके बाद जो है वो क्या है, विद्यापति जी के पद है, वहां से ये प्रश्न लिया गया है। तो नायिका के प्राण तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, उनका कारण आप बताइए कि क्यों नहीं हो पा रहे हैं। नायिका का प्रेम अद्वितीय है, वह कई जन्मों से कृष्ण के रूप का दर्शन करती आ रही है। संयोग की अवस्था में कृष्ण तथा राधा विभिन्न लीलाओं के माध्यम से एक दूसरे से को पा लेते थे, लेकिन अब इस विरह अवस्था में नायिका अपने प्रिय को हृदय में बसा लेना चाहती है। उनके गुणों तथा प्रीति का वर्णन करना नायिका के लिए संभव नहीं हो रहा है। नित्य नवीन रूप धारण करने के कारण कृष्ण का हर रूप मनमोहक होता है। यही कारण है कि नायिका का मन कृष्ण के रूप दर्शन के बाद भी तृप्त नहीं है और उसकी प्यास बराबर बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर नायिका है राधा और नायक है हमारे कृष्ण। अब यहाँ पर विरह है इन दोनों के बीच में। अब वो बोल रही हैं कि मैं इतने टाइम से अपने नायक प्रिय को देखती चली आ रही हूँ, लेकिन अभी तक मैं उनकी आवाज से तृप्त नहीं हो पाई हूँ और ना ही उनके रूप से तृप्त हो पाई हूँ। मेरा मन अभी भी करता है कि मैं उनको देखूं और अभी भी मन करता है कि मैं उनको सुनूं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो हमेशा नए रूप, भाई कृष्ण तो हर बार एक नए रूप में प्रकट हो जाते हैं और उनका हर रूप बड़ा मनमोहक है, इसीलिए वो कभी तृप्ति नहीं हो पाती। भाई एक रूप हो तुम तृप्त भी हो। लेकिन इसका दूसरा एक चीज बताया था कि सच्चा जो प्रेम होता है, अगर वहां पर तृप्ति आ जाती है तो प्रेम वहीं समाप्त हो जाता है। प्रेम हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हमेशा पाने की चाह और सुनने की चाह बनी रहे। तो इसीलिए यहाँ पर नायिका तृप्त नहीं हो पा रही, क्योंकि उनका नायक और नायिका के बीच जो है वो एक सच्चा प्रेम है जो कभी भी तृप्त होता ही नहीं है। प्रश्न संख्या 8 है विद्यापति की विरहिणी नायिका का काव्यांशों के आधार पर अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। तो विद्यापति की जो नायिका है उनका काव्यांशों में हमने सबने वर्णन पद में वर्णन पढ़ा है। तो अब आपको उस नायिका की एक रूपरेखा यहाँ पर तैयार करनी कि नायिका कैसी है, क्या हो रहा है उनके साथ, उसके बारे में। विद्यापति की विरहिणी नायिका को सावन महीने में अपने प्रियतम से अलग रहने के कारण कष्ट हो रहा है। सावन का महीना प्रेम का महीना माना जाता है कि इसमें जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं उनके अंदर की जो कामेच्छाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाती हैं। अब इस मौसम में अगर वो दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। तो यहाँ पर क्या है, सावन का महीना है, वर्षा ऋतु है, तो इसमें क्या है वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा विरह में तड़प रही हैं। उनके पत्र को प्रिय तक पहुंचाने वाला भी कोई नहीं है। भाई वो पत्र लिखती हैं, कोई पहुंचा दे तो वो भी नहीं है। उसे घर में अकेला रहना पड़ रहा है, उसके दुख पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, उसका मन उसके पास नहीं है, उसके प्रियतम उसके पास नहीं है, अपने प्रियतम के साथ किए गए रमण का आनंद उसे समझ में नहीं आया।
वह उनके रूप दर्शन एवं मधुर बोल से तृप्त नहीं हो पाई है, उसे अपने प्रिय से मिलने से ही तसल्ली होती है। तो किस तरीके से वो घर में अकेली है, उसको जो है उसने जो पहनावा पहना है वो भी वो सब चीजें शूल की कांटे की तरह चुभ रहे, गहने भी कांटों की तरह चुभ रहे, तो उसको जो सारे कष्ट हो रहे हैं वो सभी आप यहाँ पर व्यक्त करोगे, क्योंकि वो एक विरहणी है, विरह में तड़प रही है, अपने प्रेम से मिलना चाहती है। वो फूलों से भरे वन प्रदेश हैं, चारों तरफ कैसे है, एक तो उस वो वर्षा ऋतु में किस तरह तड़प रही है, फिर इसके अलावा जब बसंत ऋतु आती है तो किस तरीके से चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, कोयल कूक रही है, भौरों के गुंजन से नायिका बचना चाहती है, क्योंकि ये सभी क्या है, प्रेम का जो भाव है उसको उत्तेजित करते। फूल हैं, भौरे हैं, कोयल है, ये कहीं ना कहीं मन के अंदर प्रेम की भावना को बहुत तेजी से उत्तेजित कर देती हैं। नायक की याद में वह दिन प्रतिदिन दुबली हो रही है, दुर्बलता वश यदि वह धरती पर बैठ भी जाती है तो वो उठ नहीं पाती है, कातर दृष्टि से चारों ओर देखते हुए अपनी नजरों से अपने प्रियतम को खोजती है, मतलब बहुत दुबली हो चुकी है, अब बैठ जाती है तो इधर उधर सिर्फ जो उसकी नजरें उसके अपने प्रियतम को ही ढूंढ रही हैं। अपनी आंखों से लगातार आंसुओं की धारा प्रभावित होती रहती है। नायक के विरह से वह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के चांद के समान हो चुकी है। प्रिय के विरह में उसकी दशा दयनीय होगी। तो चतुर्दशी का जो चांद होता है वो क्या होता है, घटता हुआ चांद होता है। तो अब क्या है, उसका रूप, सौंदर्य, काया, शरीर सभी कुछ क्या है, वो घटता हुआ चला जा रहा है और वो पूरी तरीके से विरह की अग्नि में जल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 है पहचान। अब यहां से हमारा गद्य खंड शुरू होता है। हमारी जो कथा है, जो शेर, पहचान, चार हाथ साझा, ये हमारी लघु कथाएं थी ना, हमने पढ़ी थी, तो उसी में से अब ये लिया जा रहा है हमारा। पहचान लघु कथा के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है। जो हमने लघु कथा पढ़ी थी ना पहचान, उसके माध्यम से लेखक हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं, आपको ये बताना है। पहचान लघु कथा के माध्यम से लेखक ने यह संदेश दिया है कि राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद है। कहने का तात्पर्य क्या है, जो शासक होता है वो चाहता है कि हम जैसे शासन कर रहे हैं, हम जो चाहें वो प्रजा चुपचाप फॉलो करती रहे, ना उसके लिए कुछ बोले, ना कुछ देखे और ना ही कुछ सुने, जैसा हमने कहा उसको करते रहे। मतलब एक तरीके से शासक के कार्य में किसी तरह का प्रतिरोध उत्पन्न ना करे, वो जो बिना कुछ सुने, बिना कुछ बोले, बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। लेखक ने इसी यथार्थ को पहचान कराई है, मतलब इसी वास्तविकता से हमारी पहचान कराई है। यह वर्तमान दौर की पहचान भी है। आज के भूमंडलीयकरण और उदारीकरण के दौर में प्रगति के लिए केवल उत्पादन को महत्व दिया जाता है। यानी कि अगर आप क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, यानी कि आप बहुत अच्छा काम करिए, लेकिन आपके काम पर कोई भी उंगली नहीं उठाए, ये जरूरी होता है। प्रगति और विकास के नाम पर राजा उत्पादन के सभी साधनों को अपना प्रभुत्व बना लेता है। मतलब जितने भी साधन हैं जिससे वो प्रगति कर सकता है उस पर अपना कब्जा जमा लेता है। वह लोगों को सपना दिखाकर जीवन को स्वर्णिम बनाने का साझा देकर जनता को एकजुट होने से रोकता है और अपना जीवन स्वर्ग में बनाता है। तो ये सब चीजों से उसका तात्पर्य होता है कि वो लोगों पर बाउंडेशन लगाता है ताकि जनता एकजुट नहीं हो पाए। यानी कि अगर जनता अंधी रहेगी, बहरी रहेगी, गूंगी रहेगी तो ना एक दूसरे की बात को सुनेगी, ना देखेगी, ना बोलेगी, और जैसा वो राजा बोल रहा है वैसा वो कार्य करती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार हाथ लघु कथा किस व्यवस्था को प्रकट करती है। तो चार हाथ जो हमने लघु कथा पढ़ी थी वो क्या थी हमारी, कि किस तरीके से जो है मजदूरों के 2 हाथ की जगह 4 हाथ लगा दिए जाए और प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए, कम कीमत में प्रोडक्शन को बढ़ा दिया जाए। तो ये था मजदूरों के ऊपर शोषण का कार्य पूंजीपतियों द्वारा करना। तो ये इस कहानी में हमने पढ़ा था। तो हमें बताना क्या है, ये कौन सी व्यवस्था के बारे में हमें बताती है। चार हाथ लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। यानी कि किस तरीके से जो पूंजीपति लोग होते हैं, जिनके कुछ लोग ऐसे जिनके हाथ में पूंजी बहुत ज़्यादा होती है, फैक्ट्रीज के मालिक जिन्हें हम बोल लें,
वो क्या करते हैं, मजदूरों पे किस तरीके से शोषण करते हैं, उसके ऊपर ये कथा थी। पूंजीपति वर्ग तरह तरह के उपाय करके मजदूरों का शोषण करने का प्रयास करते हैं। वे मजदूरों का शोषण करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं और अंततः अधिकतर उनका शोषण करने में सक्षम भी होते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं होते। वे कारखाने में कल पुर्जे बन गए और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए, उनको भाई मजदूरों को जरूरत होती है पैसे की, तो वो जो कहते हैं कि भाई ठीक है हम तुमको पैसा कम देंगे लेकिन तुम ज्यादा समय तक काम करोगे, तब उनको तो पैसा चाहिए, तो वो इस शोषण के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है हम ज्यादा काम करेंगे और कम पैसे लेंगे तो भी हम काम करते रहेंगे। मजदूरों की ये लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। किस तरीके से पूंजीपति वर्ग मजदूरों पर शोषण करते हैं, ये कहानी इसी बात को उजागर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। जंगल में लेखक को आशा के विपरीत कौन सा दृश्य नजर आता है? तो ये लघु कथा थी शेर, जिसमें क्या था कि जब जो लेखक हैं वो शहर की इस दिन भाग दौड़ जैसी प्रतिस्पर्धा वगैरह की लाइफ को छोड़ के जंगल में जाते हैं, क्या वहाँ उन्हें शांति मिलेगी, तो वो वहाँ क्या देखते हैं कि एक पेड़ के नीचे एक शेर बैठा है और सारे पशु पक्षी बिना किसी निर्विघात के वो शेर के मुंह के अंदर चलते चले जा रहे हैं। तो ये दृश्य देखकर वो बहुत चकित रह गए थे। तो शेर क्या था, वो बहुत ही अट्रैक्टिव कंपनियां थी जो तरह तरह से लोगों को लुभाकर अपने जाल में फंसा रही थी। तो उसी दृश्य को देखकर हमारे लेखक बहुत ही ज्यादा चकित हो जाते हैं। तो क्या था, लेखक शहरी व्यवस्था से डरकर जंगल में गया ताकि वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। जंगल में उसने देखा कि बरगद के पेड़ के नीचे एक और शेर बैठा था जिसका मुंह खुला हुआ था। उसके मुंह में जंगल के छोटे बड़े जानवर पंक्ति में जा रहे थे। शेर बिना हिले डुले तथा बिना चबाए उन्हें निगले जा रहा था। यह दृश्य उसे इतना भयानक लगा कि वह बेहोश होते होते बचा, क्योंकि उसने जंगल में ऐसे दृश्य की कल्पना नहीं की थी। वह इस आशा से जंगल गया था कि शहरी व्यवस्था के क्रूर रूप से बचकर भय मुक्त जीवन जी सके, लेकिन जंगल का यह दृश्य देखकर उसकी आशा निराशा में बदल गई और वह हैरान होकर व्यवस्था की सर्वग्राह शक्ति को देखता रह गया। तो वो सोच रहा था कि शहर में ये सारी चीजें देख रहा हूं मैं, वो जंगल में नहीं देखूंगा तो वहां इत्मीनान से रहूंगा, लेकिन वो जंगल में भी जाकर वही व्यवस्था देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने दुर्घटनाग्रस्त मजदूरों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। आपकी दृष्टि से दुर्घटना राहत और बचाव कार्य के लिए क्या क्या करना चाहिए? अब हमारे जो लेखक थे उन्होंने दुर्घटना देखी सॉरी, तो उन्होंने मजदूरों को जो है वो पहुंचाया अस्पताल में। तो अगर आप कोई एक्सीडेंट देखते हो तो आप क्या बचाव कार्य करोगे, वो बताना है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में दुर्घटनाएं आम हो गई हैं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के प्रति लोगों की संवेदनाएं तो रहती हैं, पर वे व्यवहारिक रूप से मदद करने को तैयार नहीं होते। मतलब हम अगर कोई एक्सीडेंट देखते हैं तो हमें तकलीफ तो होती है, मगर हम मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते। क्यों? क्योंकि हम कानून व्यवस्था में फंसने के डर के कारण ही नहीं करते, क्योंकि इन्हें कानूनी पेचीदगियों में उलझने का डर सताता है कि मतलब हम कानून के चक्कर में आ जाएंगे, इसलिए जिससे हर व्यक्ति घायलों की मदद कर सके और घायल व्यक्तियों को प्राणों की रक्षा की जा सके। तो यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा जो है ये पेचीदगियों को कम करना चाहिए, जिससे हर व्यक्ति जो है मदद कर सके घायलों की। इसके लिए हमें निम्नलिखित कार्य करने चाहिए। अब अगर हम मदद करना है तो हमें किस तरीके से मदद करनी है? कानूनी पेचीदगियों से दूर करना चाहिए, यानी कि हमें जो है उससे पेशेंट को और अपने आप को इन पेचीदगियों से थोड़ा दूर करके हमारा कंसंट्रेशन किसके तरफ होना चाहिए? जो दुर्घटना में घायल हुआ व्यक्ति है उसकी तरफ होना चाहिए। सबसे पहले अगर खून बह रहा हो तो उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। प्राथमिक उपचार देना चाहिए, जो भी फर्स्ट एड होती है वो हमें देनी चाहिए। जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुलाकर या किसी अन्य गाड़ी से नजदीक के अस्पताल में ले जाने का प्रयास करना चाहिए। भीड़ नहीं लगने देनी चाहिए। पुलिस को तुरंत सूचित करना चाहिए। घायल व्यक्ति के घर वालों को सूचित करना चाहिए। उपचार में देर नहीं करनी चाहिए, मतलब उसको जल्द से जल्द जो है डॉक्टर के लिए ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम डिले करेंगे तो फिर आगे बात बिगड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13।
औद्योगिकरण के बाद आई नई योजनाओं के कारण सिंगरौली में क्या परिवर्तन हुए थे। जब औद्योगिकरण की बात वहां पे हुई थी तो सिंगरौली में बहुत सारे परिवर्तन हो गए थे। अपने आप आम के जो पेड़ थे उन्होंने आम जाना बंद कर दिया था, सब सूख गए थे। तो वो सारे परिवर्तनों को आप लिखेंगे, पार्ट में बड़ी डिटेलिंग में दिया है तो उसे भी आप यहाँ पर पॉइंट वाइज आप दे दीजिएगा। कैसे दिया है देखिए, औद्योगिकरण के बाद आई नई योजनाओं के कारण सिंगरौली में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। सिंगरौली में आई नई योजना के अंतर्गत सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का निर्माण हुआ। चारों तरफ पक्की सड़कें और पुल बनाए गए। सिंगरौली अब प्रगति के मानचित्र पर राष्ट्रीय गौरव के साथ हो गया था। जहां बाहर का आदमी भटकता नहीं था, वहां केंद्रीय और राज्य सरकारों के अफसरों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की आवाजाही होने लगी थी। ठेकेदारों, वन अधिकारियों और सरकारी कार्यकर्ताओं की भीड़ सिंगरौली में लगी हुई थी। तो यहां पर किस तरीके से सिंगरौली में परिवर्तन हुए वो सभी आप अपनी लैंग्वेज में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगरौली का ऐतिहासिकता के बारे में आप क्या जानते हैं। सिंगरौली के बारे में लेखक ने पाठ में बताया है, उसके इतिहास के बारे में, ऐतिहासिकता मतलब उसके इतिहास के बारे में, वो आप यहां पर लिखेंगे। सिंगरौली में वर्ष 1926 से पहले खैरबार जाति और आदिवासी राजा शासन किया करते थे, लेकिन बाद में इस क्षेत्र का आधा हिस्सा, जिसमें उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के खंड शामिल थे, रीवा राज्य के भीतर शामिल कर लिया गया। 20 साल पहले तक यह सारा क्षेत्र विंध्याचल और कैमूर के पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ था। यहां पर अधिकांश रूप से कत्था, महुआ, बांस और शीशम के पेड़ उगते थे। एक पुरानी दंत कथा के अनुसार सिंगरौली का नाम श्रृंगावली पर्वतमाला से निकला है, जो पूर्व पश्चिम में फैली है। तो ये है सिंगरौली का इतिहास, जिसके बारे में आप लिखोगे। प्रश्न संख्या 15 है। अब यहां पर हमारा ये पाठ है मनसा देवी, तो ये आ रहा है दूसरा देवदास जो हमारा पाठ है उसमें से लिया गया। मनसा देवी जाने के लिए केबल कार में बैठे हुए संभव के मन में जो कल्पनाएं उठ रही थी उसका वर्णन कीजिए। तो जब वो मनसा देवी जाने के लिए होता, उससे पहले वो जो है पारो से मिल चुका होता है हरिद्वार के घाट पे। अब वो उनकी पहली मुलाकात थी, वो पूरी तरह आकर्षित हो चुका। उस दिन उसने पिंक कलर की गुलाबी रंग की साड़ी पहनी होती है। तो जब वो केबल कार की तरफ आता है तो वो उसी केबल कार में बैठता है जो गुलाबी रंग की होती है। उसके मन में तरह तरह की सब संभावनाएं उठ रही होती हैं, वो सभी आप लिखोगे। कैसे, क्रमबद्ध तरीके से ध्यान दीजिएगा। संभव एक गुलाबी केबल कार में बैठ गया। युवती से संक्षिप्त मुलाकात के बाद उसे गुलाबी रंग के सिवा कोई और रंग अच्छा ही नहीं लग रहा था। उसके सामने की सीट पर एक नवविवाहित दंपत्ति और वृद्ध चढ़ावे की छोटी थाली लिए हुए बैठे थे। उसे अफसोस हुआ कि वह चढ़ावा नहीं लाया, क्योंकि उसे तो मन्नत मांगने जाना था कि वो किसी तरीके से पारों से मिल जाए, तो वो थाली लेना भूल गया था। रस्सी पर केबल कार में यात्रा करते समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे रंग बिरंगी वादियों में कोई हिंडोला उड़ा जा रहा है। यानी उसे लग रहा था कि वादियां थी, चारों तरफ पहाड़ थे और वो केबल कार चली थी, जैसे लग रहा कि उसका केबल कार जो है आकाश में उड़ रहा है। वहां से नीचे का दृश्य बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। पूरा हरिद्वार सामने खुला था। जगह जगह मंदिर की चोटी, गंगा मैया की श्वेत धारा, सड़कों पर घुमाव बहुत खूबसूरत लग रहा था। सड़क से नीचे रास्ते में चढ़ते हांफते हुए लोग थे। लिम्का की दुकानें और अनाम के पेड़ दिखाई दे रहे थे। तो इस तरीके से पूरा जो उसके मन में चल रहा था आप यहां व्यक्त कर दोगे, क्योंकि उसके अंदर भावनाएं चल रही थी। किसी तरह वो मनसा देवी पहुंचकर वहां मन्नतें मांग ले। अब आ रहे हैं हमारे प्रश्न संख्या 16 पर। क्या है प्रश्न संख्या 16? मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनोखी है, कैसे? दूसरा देवदास के पाठ के आधार पर बताइए। तो मनोकामना की जो गांठ थी वो अनोखी थी। ये तब कहा गया कि पारो जो है वो अंदर बांध आती है मनोकामना की धागा, और जैसे ही वो मनसा देवी से बाहर निकलती है, मंदिर से बाहर, सामने उसे जो है वो उसका नायक यानी कि देवदास उसको मिल जाता है। तो इधर उसने धागा बांधा और इधर दर्शन हो गए, इसी पर ये वक्तव्य कहा गया था। इसको आप लिखोगे कैसे, ये देखेंगे। युवती पारो भी संभव के प्रति आसक्त हो चुकी थी। जो युवती थी पारो, वो हमारे नायक यानी कि ये संभव को देखकर आकर्षित हो चुकी थी। खाली यहाँ पर संभव की हालत बुरी नहीं थी, पारो की भी सेम वैसी ही थी।
वह भी अपनी बेचैन आंखों से संभव को देखना चाहती थी। उसे इस बात की उम्मीद कतई नहीं थी कि इस भीड़ के बीच संभव उसे पहचान पाएगा। मनसा देवी के दर्शन को जाते समय पारो के मन में देवी दर्शन के साथ ही संभव के दर्शन की आकांक्षा व्याप्त थी, कि उसे लग रहा था हम देवी दर्शन तो करने जा रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं संभव भी उसे मिल जाए। लौटते समय संभव ने उसके भतीजे को टोका तो वह आतुर भाव के कारण ही भतीजी मन्नू को शीघ्र घर चलने को कह रही थी। अब जो है उसका भतीजा जो पारो का था वो संभव से टकरा गया था और उससे पारो जो है अपने भतीजे से क्या कह रही थी, जल्दी चलो के लिए। मन्नू जब संभव को खींचता हुआ पारो के निकट ले गया तो वह पारो प्रश्नवाचक नजरों से संभव को देख रही थी। और इधर क्या था, जब वो लेके आते हैं, तुम दोनों मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को देखकर चकित रह जाते हैं। युवती ने गुलाबी परिधान नहीं पहना था, लेकिन संभव से मिलने पर शर्म और खुशी से उसका चेहरा गुलाबी हो चुका था, कि मतलब जैसे ही वो लोग मिलते हैं तो वो एकदम शर्म से गुलाबी हो जाती है, क्योंकि वो खुद भी मिलना चाहती थी संभव से और उसकी मांगी हुई इच्छाएं भी पूरी हो गई थी। तब उसने मन ही मन सोचा, मनोकामना की गांठ भी अद्भुत है और अनूठी होती है, इधर बांधो उधर लग जाती है। उसने मनसा देवी मंदिर के बाहर लाल पीले धागे की गांठ लगाई थी। संभव को देखा तो उसे लगा गांठ लगाते ही उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। तो उसने संभव से मिलने के लिए गांठ लगाई थी और जैसे ही वो गांठ लगाकर मंदिर के बाहर आई तुरंत ही संभव से उसकी मुलाकात हो गई। तो इसीलिए उसने ये चीज कही थी कि इधर गांठ लगाई और इधर वो मनोकामना पूर्ण हो गई। क्वेश्चन नंबर 17 है, दूसरा देव कहानी देवदास की जो कहानी है उसका प्रतिपाद्य बताना। जहां पर ये प्रतिपाद्य जैसी बात आए तो ध्यान रखिएगा, हमें पूरी कहानी का एक सार निकाल के यानी कि उसे शॉर्ट संक्षिप्त में करके लिखना है। तो पूरी कहानी तो हमारी पढ़ी हुई है, हम जानते हैं, तो उसे संक्षिप्त में बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए। दूसरा देवदास कहानी में लेखिका ममता कालिया ने हर की पौड़ी हरिद्वार की पृष्ठभूमि में युवा मन की भावुकता, संवेदना तथा वैचारिक चेतना को अभिव्यक्त किया है, कि किस तरीके से नवयुवकों के मन में जो अट्रैक्शन बढ़ता है उसके बारे में अभिव्यक्त किया है। इस कहानी में अचानक हुई मुलाकात के बाद युवा हृदय में कल्पना तथा रोमानियत के जो भाव उठते हैं उन्हें बखूबी ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखिका ने घटनाओं का संयोजन रोचक पूर्वक तरीके से किया है, जिसमें प्रथम आकर्षण और परिस्थिति के कारण संभव और पारवों के प्रेम को आधार और मजबूती मिलती है। लेखिका ने सिद्ध किया है कि प्रेम नहीं है, वह कभी भी कहीं भी किसी भी समय में किसी भी स्थिति में हो सकता है। मतलब प्रेम कहीं पे भी हो सकता है। कहानी के द्वारा लेखिका ने प्रेम को बम्बईया फिल्मों की लीक से अलग हटकर प्रेम के सच्चे स्वरूप को रेखांकित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, वैसाखी वाले दिन संभव ने क्या निश्चय किया। तो जब ये वैसाखी का त्योहार पड़ा था तो संभव जो है वो हरिद्वार में ही था, तो उस दिन वो क्या निश्चय करता है आपको वो बताना है। वैसाखी वाले दिन संभव ने उठते समय यह निश्चय किया कि वह इस समय घाट पर चला तो जाएगा, परंतु वहां स्नान नहीं करेगा, केवल हाथ मुंह धोकर प्रार्थना करेगा। कुछ देर पौड़ी पर बैठकर गंगा के जल को देखेगा। लौटते समय मथुरा जी की पुरानी दुकान से गर्म जलेबियां खरीदेगा और वापस घर आ जाएगा। तो वो ये सोच के जा रहा था, लेकिन इसके पीछे उसका इंटेंशन कुछ और था। वो उस लड़की को दोबारा देखना चाहता था। संभव ऐसा गंगा के प्रति श्रद्धा तथा आस्था रखने के कारण नहीं कर रहा था, बल्कि वह तो अपरिचित लड़की को खोजने जा रहा था जो पुजारी के पास मिली थी और जिससे वह प्रेम करने लगा था। तो बैसाखी वाले दिन संभव के दिल में यही निश्चय था कि वो किसी तरीके से वहां जाए तो, लेकिन वो खाली श्रद्धा के उससे नहीं जा रहा था, वो पारो से मिलने के निश्चय से वो वहां पर जा रहा था। प्रश्न संख्या 19, मां का दूध बच्चे के लिए श्रेष्ठ आहार है, टिप्पणी कीजिए। तो ये जो हमारा पाठ आ रहा है ये हमारी दूसरी बुक अंतराल से विस्कोहर की माटी से लिया गया है। तो यहाँ पर किस तरीके से बताया गया था कि उनके भाई हमारे जो लेखक है उनके बचपन का दूध उनसे उनकी माँ की बचपन छूट गया था जब वो छोटे थे, क्योंकि उनका दूसरे भाई का जन्म हो गया था, तो अब उस पर अधिकार उनके छोटे भाई का हो गया था। तो उनका तो इसी पर दूध, माँ के दूध के ऊपर हमें टिप्पणी बताई कि कितना इम्पोर्टेंस होती है माँ के दूध की। तो ये आपको अपने विचार के हिसाब से लिखना है, पाठ के हिसाब से नहीं लिखना है। विस्कोहर की माटी पाठ में बालक विश्वनाथ माँ के पेट से चिपक कर स्तनपान करता था।
इस दौरान वह सुबकता, रोता, माँ को टीसता, मारता है, पर माँ इन सब से बेखबर रह उसे दूध पिलाती रहती है। छोटे भाई के जन्म के बाद विश्वनाथ को जब माँ का दूध छोड़ना पड़ता है, तब उसे गाय के दूध में कोई स्वाद नहीं लगता। सचमुच माँ का दूध अमृत तुल्य होता है। इसे शिशु का पालन पोषण के सभी आवश्यक तत्व विद्यमान रहते हैं। तभी जन्म लेने के बाद से 6 से 8 महीनों तक बच्चा सिर्फ माँ का दूध पर ही निर्भर करता है। माँ का दूध ना होना अथवा कम होने की स्थिति में उसे बाहरी दूध का सेवन करना पड़ता है। माँ के दूध की महत्ता को दर्शाने के लिए ही शिशुओं के सभी वैकल्पिक आहारों के पैकेटों पर माँ का दूध सर्वोत्तम है जैसे वाक्य लिखे रहते हैं। मतलब वो भाई आहार तो दिए जाते हैं, लेकिन साथ में ये भी बताया जाता है कि माँ का दूध बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे आप पहले प्राथमिकता दें। वर्तमान समय में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आकर माताएं अपने शिशुओं को अपना दूध पिलाना अच्छा नहीं मानती। उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चे को दूध पिलाने से उनके स्वास्थ्य और सौंदर्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वो इसलिए नहीं पिलाती कि भाई वो थोड़ा सा मोटी हो जाएंगी, उनका सौंदर्य नहीं रह जाएगा। इस वजह से आजकल की आधुनिक माएँ जो हैं वो स्तनपान नहीं कराती हैं। किंतु ऐसी धारणा सर्वथा भ्रामक और गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये एकदम गलत चीज है। सच तो यह है कि मां के दूध से वंचित बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। माता द्वारा दूध पिलाने के दौरान मिलने वाले आत्मीय सुखों के अभाव में वे चिड़चिड़ापन और नकारात्मक सोच से ग्रसित होने लगते हैं। अगर माँ का दूध नहीं मिले तो बच्चों के अंदर जो इम्यूनिटी पावर होती है वो ज़्यादा बिल्डअप नहीं हो पाती, बच्चे जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनकी सोच में भी बहुत ही नेगेटिविटी आ जाती है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग वाले हो जाते हैं, बहुत ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, जिसका प्रभाव उनके भविष्य पर पड़ता है। वस्तुतः मां के अमृत तुल्य दूध पर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है, अतः मां को अपनी संतान को इस अधिकार से कदापि ही वंचित नहीं करना चाहिए। तो बच्चों हमेशा माओं को अपने बच्चों को दूध पिलाना ही चाहिए। जैसे डॉक्टर कहते हैं कि 6 से 8 महीने तो कंपल्सरी हैं कि आप और कोई अनदर फूडिंग नहीं देंगे, ये चीज जरूरी होती है। प्रश्न संख्या 20 है, विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर बरसात में और बरसात के बाद की प्रकृति और ग्रामीण जीवन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इस पाठ में लेखक ने बरसात के टाइम अपने विस्कोहर के बारे में बताया है कि वहाँ क्या क्या होता है, और बरसात के बाद होने वाले परिवर्तनों को भी हमें डिस्क्राइब किया है। तो आपको वो सभी चीजें बतानी है, बरसात और बरसात के बाद होने वाली सभी चीजें। वर्षा ऋतु में बादल के घिरने, गरजने और फिर बरसने का दृश्य अनुपम होता है। पहले काले काले बादल समूचे आकाश में छा जाते हैं, ऐसा लगता है मानो दिन में ही रात हो गई हो। फिर गड़गड़ाहट के साथ बिजली चमकती है और फिर वर्षा होती है। मूसलाधार बारिश के दौरान लेखक को ऐसा आभास होता है कि जैसे घोड़ों की कतार दूर से दौड़ी चली आ रही, मतलब इतना तेज बारिश से चलते घोड़े बहुत तेजी से दौड़ते चले आ रहे हैं। वर्षा होने से खुश होकर पशु पक्षी झूमने लगते हैं। मच्छर, डांसा, जोंक, केचुआ, जुगनू, गोजर आदि कीड़े मकोड़ों की संख्या काफी बढ़ जाती है। दूब और अन्य वनस्पतियों को नव जीवन मिल जाता है। बारिश में नहाए पेड़ पौधों की सुंदरता देखते बनती है। तो बारिश में किस किस तरीके से सारी चीजें हो जाती हैं। ग्रामीणों के संगीत से वातावरण गूंज उठता है, मतलब सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं तो ग्रामीण भी गाना गाने लगते हैं। किंतु वर्षा के दिनों में बाढ़ आने पर खेत खलिहानों में पानी भर जाता है, जिससे ग्रामीणों को शौच कर्म आदि में परेशानी आती है। कभी कभी पानी बहुत ज्यादा हो जाता है तो खेतों में पानी बढ़ जाता है। तो पहले क्या होता था भाई, शौचालय घरों में नहीं हुआ करते थे, लोग बाहर जाते थे, तो उसके लिए उनको बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। जलावन की लकड़ियां गीली होने से भोजन पकाने में समस्या आती है। तो पहले चूल्हे होते थे, अब सब बारिश हो गई तो लकड़ियां गीली हो गई तो जलेंगे नहीं, तो खाना कैसे बनेगा। बरसात के पश्चात लेखक के गांव विस्कोहर की प्रकृति मनोहर उठती थी। धरती, आकाश, तालाब, नदी के सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं। धान, भुट्टे, चरई, सनई के पौधे, करेले, एक हीरे, तरोई आदि की लताओं से खेत पट जाते हैं। आकाश का प्रतिबिंब पड़ने से तालाब का नीला जल अथाह लगता है। तो एकदम जब रोशनी पड़ती है तो जैसे लगता है कि पानी जो है तालाब में बहुत ही ज्यादा हो गया है। लेखक को तालाब के जल में स्नान कर आत्मिक सुख प्राप्त होता है। जाहिर सी बात है, इतने सारे पानी में नहीं, बहुत अच्छा उनको लगता था। ऐसी अनुभूति होती है जैसे अभी अभी नीले जल में कोई देवी देवता प्रकट होंगे।
खेतों में पानी पहुंचाने के लिए बनाई गई नालियों से बहते पानी की ध्वनि ही कानों को प्रिय लगती है। वह सूर्य की किरणें पड़ने से उनका रंग सुनहरा प्रतीत होता है। उसे देख ऐसा लगता है जैसे चांदी की धार राजसी ठाठ भाट से बह रही हो। तो उन्होंने गांव का परिदृश्य बहुत ही अच्छे शब्दों में व्यक्त किया है। आप भी कोशिश करिएगा वही शब्दावली इस्तेमाल करिए, तो बहुत ही प्रभावी छवि आप अपने ये आंसर शीट में छोड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषकोहर की माटी के आधार पर सिद्ध कीजिए कि यह पाठ ग्रामीण जीवन के रूप रस गंध को उकेरने वाला मार्मिक लेख है। तो अब ये जाहिर सी बात है, जो इन्होंने पाठ लिखा हमारे लेखक विश्वनाथ जी ने, तो ये पूरे ग्रामीण परिदृश्य को ही व्यक्त करते हुए लिखा है। तो आपको भी ये साबित करना है। अब साबित कैसे करोगे? जो उन्होंने गांव के परिदृश्य को लक्षित किया है वो ये सब चीजें आप इसमें एक्सप्लेन करोगे। जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन में ऋतु के अनुसार, वर्षा ऋतु के अनुसार किया, अब यहाँ पर आप पूरे ग्रामीण के परिवेश को बताएंगे। देखिए कैसे। विस्कोर की माटी पाठ में गांव की प्राकृतिक छटा का सुंदर और सजीव चित्रण किया गया है। गांव के तालाबों में से कमल पत्र लाकर भोज में उनका प्रयोग किया जाता है, यानी कि कमल पत्तों पे ही खाना खाया जाता है। शरद ऋतु में गांव के गड्ढों में पानी भरने पर उसमें कुदुम के खिलने, सिंघाड़े के सफेद पुष्पों से भरे तालाब में से गंध मिश्रित धीमी ध्वनियों के निकलने, विभिन्न प्रकार की सब्जियों जैसे लौकी, तोरई, बैगन, भिंडी आदि के फूलों, विभिन्न प्रकार के फलों जैसे आम, कदम्ब, अमरूद, शरीफा आदि के फूलों का उल्लेख करने से एक ग्रामीण परिवेश को समझना आसान हो गया। तो उन्होंने ये सारी पेड़ों के बारे में हमें बताया था। पाठ में फूलों के संदर्भ ऋतुओं से जोड़कर विचारों को क्रमिक रूप में आगे बढ़ाया गया है। तो ऋतुओं के अनुसार फूलों को भी बताया गया, इस ऋतु में ये फूल खिलता है, इस ऋतु, तो धीरे धीरे वो बताया गया है कि कैसा प्राकृतिक परिदृश्य रहता है गांव में। पाठ में वर्षा ऋतु के आगमन पर कुत्ते, बकरी, मुर्गी, मुर्गे के खुश होकर उछलने और जोंक, केचुए, जगन, कर कच्ची, गोजर, मच्छर, डांसा जैसे कीड़े मकोड़ों के बढ़ने का भी उल्लेख है। लेखक द्वारा शरद ऋतु में तालाब के नीले प्रसन्न जल को देखकर उसमें देवी देवता के प्रकट होने की बात सोचना तथा खटिया पर लेटी मां के पेट से चिपककर दूध के साथ साथ चांदनी पीने का उल्लेख किया गया है। अपने से 10 वर्ष बड़ी औरत की सुंदरता की तुलना हेतु लेखक द्वारा जूही और चांदनी का चयन किया जाना है तथा रोगों के उपचारों में ग्रामीणों द्वारा स्थानीय पेड़ पौधे और फूल फलों का प्रयोग किया जाने से ग्रामीण जीवन शैली और वहां के सांस्कृतिक का स्वतः आभास होने लगता है कि किस तरीके गांव में भाई औषधि प्राकृतिक रूप में ही ली जाती है। ठीक है, कि मान लीजिए जैसे उसमें बताया गया था कि जब मधुमक्खी काट ले तो वहाँ पर आप बड़ का दूध लगाइए। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी बताया था कि लू लग जाए तो आम का पना पिया जाता है, आम के रस से नहाया जाता है, लू निकल जाती। बहुत तरह तरह की चीज़ें उन्होंने पाठ में बताई थी। अतः यह कहना सत्य ही होगा कि प्रस्तुत पाठ ग्रामीण जीवन के रूप रस गंध को उकेरने वाला मार्मिक लेख है। बहुत ही अच्छे तरीके से वो हमारे सामने प्रस्तुत किया है इन्होंने ग्रामीण परिवेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, उसके क्या कारण है? ये हमारा पाठ आया है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता। तो उसमें मालवा रीजन में पहले बहुत बारिश हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं होती। तो इसका सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण। लेकिन आज जरा सी भी बारिश होती है, लोग कहते हैं बहुत ज्यादा बारिश हो गई। क्यों? क्योंकि वो समाचारों के हिसाब से अनुमान लगाने पड़ते, लेकिन वो नहीं जानते कि पहले मालवा में कितनी बारिश हुआ करती थी। मालवा में अब अधिक वर्षा नहीं होती, पहले का औसत पानी भी गिरे लोग समझ लेते हैं कि अत्यधिक वर्षा हुई। टीवी की समझ के कारण लोग अतिशयोक्ति में बातें करते हैं। मालवा में पहले जैसी वर्षा नहीं होने का मुख्य कारण प्रदूषण है। औद्योगिक उन्नति तथा वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के कारण पर्यावरण प्रदूषित हुआ है। पश्चिम की खाऊ उजाड़ू नीति से प्रेरित होकर हमारे देश में भी उद्योगों से बेतहाशा अपशिष्ट निकल रहे हैं, जो पर्यावरण के साथ मौसम को भी दुष्प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा कारण क्या हुआ? पर्यावरण प्रदूषण, जिससे अब इतनी बारिश नहीं होती है। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन स्वरूप वनों को तेजी से कटाई की जा रही है। भाई वन, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो अब कैसे आकर्षित होंगे बादल? बादल तो जो है पेड़ों से ही आकर्षित होते हैं।
जबकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऋतु चक्र को संतुलित करने में सहायक होते हैं। इन सब का प्रभाव मालवा की धरती पर ही पड़ा है। धरती के गर्म होने तथा वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा में लगातार वृद्धि से मौसम में परिवर्तन आया है। ऋतुओं में आए परिवर्तन की वजह से ही मालवा में अब वैसा पानी नहीं गिरता जैसा पहले गिरा करता था। तो अब क्या इतना प्रदूषण हुआ, वन की कटाई हुई, औद्योगिक सारी क्रियाएं हुई, तो जिसकी वजह से सारा पोल्यूशन बढ़ गया और अब ऋतुओं में परिवर्तन भी अब बेसमय होने लगा। तो अब उतना पानी इन्हीं कारणों से नहीं गिरता जितना पहले गिरा करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्या आपको भी पर्यावरण की चिंता है? अगर है तो किस प्रकार अपने शब्दों में लिखिए। आपको पर्यावरण की चिंता है? अगर है तो आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो आप इसको आपको यहाँ पर पूरी आजादी है कि आप अपनी चिंता को अपने तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे ये हम बता देते हैं, मगर शब्द आप अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, मुझे भी पर्यावरण की चिंता है, क्योंकि आज पर्यावरण हमारे जीवन की प्राथमिकता बन गया है। प्रगति की दौड़ और विज्ञान की होड़ में मनुष्य ने पर्यावरण को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया है और इसका दुखद परिणाम हम सबके सामने है। न सांस लेने को शुद्ध वायु है और न पीने को शुद्ध जल। फल, सब्जी, अनाज सब संक्रमण और प्रदूषण के शिकार हैं। वायुमंडल में निरंतर गर्मी बढ़ रही है, मानसिक बीमारियां फैल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे भी अवसाद से ग्रस्त हैं। इसके निराकरण के लिए हमें अवश्य कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए, नहीं तो मानव जाति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले हमें पॉलीथीन की थैलियों का प्रयोग पर अंकुश लगाना चाहिए। मतलब हमें पॉलीथीन की जो थैलियां हैं उन्हें नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बाहर जाइए, या तो आप खुद अपना थैला लेकर जाइए या कागज के थैले की मांग करिए। सामान खरीदने के लिए कागज के थैलों का प्रयोग कर सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित कर मोटर वाहनों के प्रयोग को कम कर कारखानों से निकलने वाले धुएं और रासायनिक विषैले पदार्थों का उपचार करें। शहरों की गंदगी को नदियों में जाने से रोककर, वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर, जैविक खेती अपनाकर, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग कर पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सकता है। जगह जगह पर्यावरण के प्रति जागरूकता कार्यक्रम और सामूहिक प्रयास से ऐसा करना संभव है। तो जो हमारी चिंता है, क्या क्या उससे हानियां हो रही हैं, वो लिखेंगे और इन सभी पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं, इसके क्या क्या निराकरण कर सकते हैं, इन सुझावों को भी आप दे देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। पर्यावरण को विनाश से बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसे कैसे बचाया जा सकता है। अब पर्यावरण का जो विनाश हो रहा है, इसे आप अगर बचाना चाहोगे तो आप कैसे बचाओगे, इसके सुझाव आपको देने हैं। तो इसे आप पॉइंट्स में दे सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पॉइंट्स में दिए हैं। धरती में के सभी जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को जीवित रखने के लिए पर्यावरण का संरक्षण आवश्यक है। हम निम्नलिखित उपायों को व्यवहार में लाकर पर्यावरण को विनाश से बचा सकते हैं। मतलब इन्हें हम अपनी हैबिट में ले आएं तो ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेंगी हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए। क्या चीज़ें हैं ये? पानी के दुरुपयोग को रोककर वर्षा के जल को संचित कर एवं जल के स्रोतों को प्रदूषण मुक्त करें। पानी को हम वेस्ट नहीं करना, वर्षा के जल को हमें अच्छे से बचा के रखना है। बिजली के दुरुपयोग को रोककर एवं सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। सूर्य की जो ऊर्जा है उसे हमें उपयोग में लाना है। निजी मोटर वाहनों का प्रयोग कम करके और वह सार्वजनिक वाहनों का अधिक से अधिक प्रयोग करिए। मतलब अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। जो लोकल जो व्हीकल्स चलते हैं आपकी सिटी में, बस है, ऑटो है, इन सब का आपको ज़्यादा इस्तेमाल करना है। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का अधिक से अधिक प्रयोग करिए। जो आपके सामने ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको इस्तेमाल करने का, जो नेचुरल सोर्स हैं ऊर्जा के, उन्हें इस्तेमाल करिए। जैसे सोलर प्लांट्स वगैरह होते हैं, इन्हें आपको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। पेड़ों की कटाई को रोक कर एवं वृक्षारोपण को अपनाइए। कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्टों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर निस्तारित करिए। यानी कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला जितना भी अपशिष्ट पदार्थ है उसे हमें नदियों में जाने से रोकना है और उसका जो सही निराकरण एक गाइडलाइन होती है कि इसे किस तरीके से डिस्पोज करना है, उसका हमें पालन करना है। रासायनिक खेती की जगह जैविक खेती को अपनाइए। मतलब हमें क्या करना है, केमिकल वाली खेती नहीं करनी, हमें नेचुरल फर्टिलाइजर वगैरह से जो खेती होती है उन्हें हमें अपनाना है।
सतत विकास की अवधारणा को आचरण अमल में लाना है, यानी कि लगातार जो विकास है हमें उसकी आदत को हमें लेके आना होगा, क्योंकि अगर हम खाली उपभोग करते रहेंगे, बचाव की प्रकृति में नहीं आएंगे तो हमारा पर्यावरण एक दिन नष्ट हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हम तो जागरूक हो गए, हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन और लोगों को भी अवेयर करना हमारा पार्ट ऑफ जॉब है कि हम उनको बताएं कि हमारे लिए भी कितना पर्यावरण जरूरी है। तो यहाँ हमारा ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था आपके सब्जेक्ट इलेक्टिव के लिए हिंदी के, वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आप सभी को अब तक समझ में आ गया होगा कि आंसर्स कैसे करने हैं। ध्यान रखिए, इसी से ऐसे ही मिलते जुलते क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन्हें बहुत अच्छे से डिटेलिंग में करिएगा, क्योंकि ये सभी चैप्टर हम एक एक दो बार अच्छे से समझ चुके हैं, तो कहीं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इन सब के एनसीईआरटी सोल्यूशन, आपके क्या कहते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन, वन शॉट रिवीजन, टेस्ट पेपर, सभी कुछ हम कर चुके हैं, तो कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको कि आप आंसर आपको पता नहीं हो। तो ये प्रैक्टिस करते रहिए, एग्जाम्स बहुत ही नज़दीक हैं आपके सेकेंड टर्म के, बस रिवाइज करिए और अच्छे से एग्जाम देखिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।